जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए आज हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। वीडियो 2023 का जो री एग्ज़ाम है, 2018 में जो हुआ था पेपर, 18 में जो पेपर हुआ था, अथवा तो कह सकते हैं जो 2023 की नई वैकेंसी आई है, 2023 की जो नई वैकेंसी आई है, उन सब के लिए वीडियो का जो ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए स्पेशल ये बुक बनाई गई है, यूथ कंपटीशन की जो एक पब्लिकेशन है उसके द्वारा, और इसमें 3593 प्लस क्वेश्चन समाहित किए गए हैं जीके जीएस के। तो इन सब को हम एक-एक करके देखेंगे और ये बिल्कुल अपडेटेड है, 2023-24 का है। हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएँगे। आज की जो क्लास होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित होगी। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, फिर मिडवल हिस्ट्री देखेंगे और फिर एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। आपको पता होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है। पिछली बार भी यहाँ से सवाल पूछे गए थे। तो हम लोग एक-एक करके सवालों को देखेंगे कि कहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन बने हैं। चाहे आपके यूपी ट्रिपल एससी के अब तक के जितने पेपर हुए हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे एक-एक करके। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी सब समाहित है। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कवर किया जाए। तो चलिए आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर लगाते रहिएगा और देखिए कि कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो उनको नोट डाउन करिए, है ना? और जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके उसमें ये आपको बेनिफिट देगा। तो चलिए एक-एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम देखेंगे क्रम से मॉडर्न हिस्ट्री को। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन वगैरह, उन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, यूपी ट्रिपल सी पेट में पूछा गया है 2022 में, दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये नया क्वेश्चन रहा होगा, सबके लिए नया रहा होगा। आप लोग आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन है आपके पास, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, चित्तौड़गढ़, कोचीन केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। कोचीन केरल में वास्को डी गामा का मकबरा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ऐसा माना जाता है। भारत ने समुद्री रास्ते की खोज की थी, भारत तो पहले से ही था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है भैया? वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के कोचीन में स्थित है। यह पुर्तगाल का नाविक था। इसने 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है, 1498 में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जूनियर असिस्टेंट पूछा गया है 2020 में। यह सवाल कह रहा है, वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो किस सन में पराजित किया था, वही पूछ रहा है। ऑप्शन है 1609, 1610, 1612 और 1618। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए कि क्या होगा। सी इज द राइट आंसर। 1612 ईस्वी में स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने पीछे देखा है, इसको लगाइएगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किस सन में? 1598, 1500, 1498 और 1600। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। 1498 में पुर्तगाली ये था वास्को डी गामा। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। कब? 20 मई 1498 ईस्वी को। यह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, इन्हीं को बार बार लगाइए, है ना, पुराने सवालों पे काम करिए। और अब बस रिवीजन और रिवीजन। कोई पूछे क्या कर रहे हो, भैया रिवीजन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हो, बस रिवीजन कर रहे हैं। वीडियो का एग्जाम अगर निकालना है तो जो पहले से पढ़ा गया है उस पर काम करिए। जो 18 में जो री एग्जाम होने वाला है, जो लोग दे रहे हैं, या फिर जो नए स्टूडेंट हैं जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और अब समय नहीं रह गया है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के कुछ नया पढ़ा जाए। चलिए, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 को कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? 1741 में कोलाचेल की लड़ाई किसने पराजित किया था डचों को? तो 4 ऑप्शन है, वीरापांड, कट्टा बोम्मन, राजराज चोल, मार्तंड वर्मा और हैदर अली। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, मार्तंड वर्मा। इन्होंने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बिल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ था? बिल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? लोअर पीसीएस का एग्जाम, लोअर एग्जाम में पूछा गया 2019 में। 4 ऑप्शन है, 1812, 1800, 1806 और 1813। इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, 1806 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बिल्लोर विद्रोह हुआ था। कब? 1806 में। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है, बिल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के बिल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बिल्लोर किले पर कब्जा कर लिया था। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, किस वर्ष, नहीं तो कहेंगे कि दिखाई नहीं करता, लगाइए इसको। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 1800, 1805, 1806 और 1809। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए क्या है? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पूछा जाता है। अमृतसर की पहली संधि कब हुई थी? तो 1809। डी इज द राइट आंसर, 1809 में अमृतसर की पहली संधि 1809 में। इसके बीच रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है भैया? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस संधि पर मैटकाफ अंग्रेज था और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तों के अनुसार सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई तथा सतलज के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1764 में। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट के बीच कितने लाख रुपया देने की बात हुई थी? तो 26 लाख रुपया। बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब, पूछा जाए बंगाल का नवाब कौन था उस समय? मीर कासिम। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो, पूछा जाता है कि सेनापति अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए थे। अच्छा, जब अंग्रेज जीते थे तो मुगल सम्राट को काहे दे रहे थे? क्योंकि इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र था
और कह सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी उसको प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें हुई थी। हम आगे देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप चाहें तो यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिया था, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह कौन थे उस समय, शाह आलम द्वितीय। चलिए, इसके पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। चलिए, इलाहाबाद की संधि पूछा जाता है कब हुआ है, तो 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मुंबई, हुगली, मछलीपट्टनम और चौल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। सी इज द राइट आंसर। मछलीपट्टनम पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। डचों का उपनिवेश था क्या, मछलीपट्टनम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। काजू बादाम, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, डचों ने, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। पुर्तगालियों ने काजू का परिचय कराया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। क्या भैया देन है, भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मिर्च, मकई, टमाटर, शकलकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। क्या क्या, तंबाकू पूछा जाता है एग्जाम में, तंबाकू और काजू याद रखिए। शरीफा किसके द्वारा लाया गया, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। तो इसमें दो तीन बातें याद रखनी है। क्या क्या, तंबाकू, काजू और शरीफा पुर्तगालियों की देन है। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, 1616, 1650, 1630, 1670। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर 1616। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कह रहा है डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ, ये रोमन अंक हो सकता है, परेशान करता हो, 5 ये होता है, 5 के आगे ये लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 5 है और इसके आगे लगा देंगे तो ये 6 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। और x जो है ये 10 होता है, ये हो गया 20, है ना। ये आपको भाग में, संविधान में जब भाग पड़ता है तो वहां परेशान करता होगा। चलिए, डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 में प्रारंभ करने के उपरांत तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 में कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ, तंजावुर में। पूछा गया है क्वेश्चन, तंजावुर के त्रावणकोर में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1620 में पहली जो है फैक्ट्री स्थापित की, कौन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और 1845 में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेचकर भारत से चले गए। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आता था। नहीं समझ में आया सवाल। कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का युद्ध हुआ कब, 1764 में, 1757 में प्लासी के युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के जो नवाब थे वो इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिए, जो बाद में ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आता था।
तो ये भैया कौन थे? अवध के नवाब। अवध के नवाब, दिस इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये आपके काम का है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरा, और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये पूछा जाता है अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना में कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इस सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना पराजित हुई। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 12 अगस्त 1765 को क्लायू, इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त 1765 को क्लायू ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 1765 में, क्लायू और मुगल बादशाह और अवध के नवाब के बीच, जिसकी मुख्य शर्तें थी, आगे हमने क्वेश्चन भी इसके बारे में देखा। शर्त क्या रखी गई थी? अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिए जाएंगे। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। तीसरा जो समझौता हुआ, मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को देंगे। सोचिए 26 लाख रुपए में ये जो क्षेत्र था उपजाऊ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ये इसको दे दिया गया अंग्रेजों को, और मुगल बादशाह को मिला क्या? 26 लाख रुपया पेंशन। बाद में यह समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? 1234, 1681, 1394 और 1498। तो अभी तो हमने देखा, डी इज द राइट आंसर, 1498। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है भैया? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग पर अब्दुल मजीद, क्या नाम है? अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। इसका मददगार कौन था? अब्दुल मजीद, पूछा जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंपनी से जो यूरोपीय कंपनियां थी उससे जो सवाल यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक बनाए थे, हमने उनको देख लिए हैं, और 12-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ये कहने के लिए 12 क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह अगर हम लोग सब मिला के देखेंगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक मराठा, तीसरा टॉपिक स्वतंत्र राष्ट्र जैसे मैसूर था, बंगाल था और पंजाब, अवध, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर चौथा जो टॉपिक होगा हमारा, अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियां क्या थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, उन सबको देखेंगे। तो आज एक एक टॉपिक, दो टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हम दो तीन कवर करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, आज दूसरा टॉपिक भी कवर कर लेते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो समय है ही। अगर आप कहेंगे तो हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको। चलिए पीईटी में पूछा गया 2022 में, यहाँ से सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है ये जान लेते हैं। मराठा साम्राज्य से टॉपिक वाइज हम लोग सवाल देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गोरिल्ला रणनीति थी? तो किसकी थी भैया? मराठा, ब्रिटिश, मुगल, नायक। इज द राइट आंसर, मराठा। छापामार, इसे गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है ना? किसकी रणनीति थी? मराठाओं की। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है? छापामार, इसे गोरिल्ला रणनीति का मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफी प्रयोग किया था। इसका छापामार, ये युद्ध रणनीति होती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। कह रहा है किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई? कृष्णदेवराय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी और अशोक। देखिए इसमें 3 टॉपिक पूछा जाता है, 3 शब्द के। अष्टछाप, कंफ्यूज मत होइएगा, अष्टछाप, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज
ये तीनों अलग अलग है। अष्टछाप कवियों में 8 कवि हैं, जिसमें सूरदास भी है ना। और अष्टप्रधान जो है मंत्री परिषद है, किसकी है, तो शिवाजी की है। और अष्टदिग्गज जो थे वो कहाँ पे थे, ये कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद है, अष्टछाप कवि है, और अष्टदिग्गज कौन है, तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे ये लोग, है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए, तो इस सवाल का जो आंसर है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहाँ, शिवाजी के दरबार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे। पेशवा अथवा प्रधानमंत्री, पूछा जाता है पेशवा किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री को। अमात्य अथवा मजुम्मादार, तीसरा मंत्री अथवा वाकिया नवीस, यही शब्द पूछा जाता है, वाकिया नवीस क्या है, तो मंत्री। सचिव अथवा सुरनवीस, सुमंत अथवा दरबारी, सेनापति अथवा सर ए नौबत सेनापति। पंडित राव और 8वें हैं न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था, और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर था कि वह उनके पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लें। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये मंत्रिपरिषद थी, है ना, अष्टप्रधान। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ये पीईटी 2021 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। बताइए भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए इज द राइट आंसर, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्या है इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य, इनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत में। इनका कौन सा मत था, अद्वैतवाद। पूछा जाता है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। तो उन सबको एक एक करके आप लोग नोट बना के रख लीजिए और एग्जाम के पहले देख लीजिए। शंकराचार्य अद्वैत मत के थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533, कार्यक्षेत्र इनका बंगाल था और वैष्णव मत के अनुयायी थे। तुकाराम 1598 से 1650, महाराष्ट्र और वारकरी मत के थे। नामदेव 1270 से 1350, ये महाराष्ट्र के और निर्गुण मत के अनुयायी थे। ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। यही सबसे क्वेश्चन यूपी SSSC लगातार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि दिमाग खराब हो जाता है ना। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। और कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए जाए, 150 क्वेश्चन है, तो बिना पेपर देखे आप लोग पहले से गेस कर लेते हैं कि हम 130 करेंगे। भैया 150 में 150 का टारगेट बना के चलिए कि हम 150 में 150 करेंगे। आयोग का जितना दम हो उतना टफ क्वेश्चन बनाए हो। लेकिन आप लोग 105 करेंगे, काहे भैया 45 क्वेश्चन काहे छोड़ देंगे, आसान रहेंगे तब वो छोड़ देंगे। पहले से टारगेट मत बनाइए। वो एग्जाम हॉल में देखा जाता है कि हाँ क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उस हिसाब से अटेम्प्ट किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/2 है, तो थोड़ा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। खैर चलिए, पहले से कुछ मत अभी दिमाग में रखिए। हाँ, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप लोग आइडिया लगाइए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने सेफ जोन में माने जाएंगे। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। मुगलों और मराठों के बीच कब द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, वही पूछ रहा है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा भैया, 4 ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये औरंगजेब के समय में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुनार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। चुनार का युद्ध हुआ था, है ना, 1657 में। और आपको पता होगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, 1707 ईस्वी में। ये भी पूछा गया एग्जाम में। चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग।
अब तीसरा टॉपिक है स्वतंत्र राष्ट्र जो हुए थे, मुगलिया साम्राज्य से अलग-अलग हो गए थे उत्तर मुगल काल में, मैसूर, मराठा और पंजाब, अवध, इन सबको हम लोग एक-एक करके क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन क्लास लंबी हो जा रही है ना? तो अब आगे की जो कक्षाएँ होंगी, वो कल मिलेंगी आपको और यहीं से जहाँ से हम आज की कक्षा समाप्त करेंगे, वहीं से अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग भी पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते रहिए और इतिहास से क्वेश्चन 4, 5, 6 क्वेश्चन बनने तय हैं और विशेष जो रोल अदा करेगा वो हिंदी और रीजनिंग करेगा। तो हिंदी और रीजनिंग पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, सवालों पे प्रैक्टिस करिए। अब वो समय नहीं है कि आप पथन्ना खोल के बैठेंगे और पढ़ेंगे। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।